हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मजे से होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटे आज हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन की, है ना। 5.2 के इंट्रोडक्शन की। और आप सभी को पता है इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक हैं। पांचवें चैप्टर के अंदर दो टॉपिक हैं, एक है कॉन्टिन्यूटी वाला, एक है डिफरेंशिएबिलिटी वाला, ठीक है। और फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने जो ये कॉन्टिन्यूटी यानी कि हिंदी में सांतत्य इसको कहते हैं, ये टॉपिक हमने फिनिश कर दिया है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना। अब आपको छांटने हैं बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। कॉन्टिन्यूटी का एक सवाल पेपर में आएगा ही आएगा, तो कॉन्टिन्यूटी के अलावा आगे कुछ नहीं करना है। ये चैप्टर अभी बहुत पड़ा है आगे की तरफ, इसमें एक्सरसाइज 5.8 तक है, लेकिन 5.1 में केवल हमने कॉन्टिन्यूटी पढ़ी है। अब हम लोग चलेंगे अवकलनीयता यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। और डिफरेंशिएबिलिटी जो है बहुत ही जरूरी आपके लिए है, क्योंकि डिफरेंशिएशन आप अगर सीख जाओगे, अवकलन करना सीख जाओगे, फिर उससे अगला चैप्टर अवकलन के अनुप्रयोग है। उसका प्रयोग तो तभी कर पाएंगे जब अवकलन सीख पाएंगे। उसके बाद सातवां चैप्टर आपका समाकलन, जिसका नाम आपने सुना होगा। समाकलन के अंदर भी अवकलन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। जिसको अवकलन नहीं आता वो समाकलन में घंटी बजाएगा बैठकर और कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। समाकलन कतई भी मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि अवकलन के बिना आपको समाकलन समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बात करते हैं, हम तो समझेंगे, है ना। लेकिन एक बात सुने, अवकलनीयता यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी से पहले हम लोगों को थोड़ा सा और ध्यान अपना पीछे ले जाना पड़ेगा। पीछे ले जाने का मतलब है कि क्लास 11th के अंदर आप कहोगे सर ये 11th वाला जब आप सेंटेंस बोलते हो ना कि क्लास 11th पढ़ी हो, तो जब पता चले ना कुछ, तो पढ़ा नहीं है कोई बात नहीं। तो मैं हूं ना, अभी टेंशन नहीं लेने की, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो लेकिन बात तो सुनो कि क्लास 11th के अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ा था सीमा और अवकलनीयता का, सीमा और अवकलन सॉरी, और उसका नंबर था 13वां चैप्टर था, लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो वहां पर जो हमने डेरिवेटिव पढ़ा था, यानी कि जो टॉपिक पढ़ा था अवकलज, उसको बहुत यूज करना है, ठीक है नहीं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी नहीं पढ़ा था, तो टेंशन ना लो यार, मैं कराऊंगा अभी मैं इस लेक्चर के अंदर आपको नहीं दौड़ाऊंगा। मैं इस लेक्चर के अंदर आपको बहुत तेजी से नहीं दौड़ाऊंगा, क्योंकि ये आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टरों की नींव है ये टॉपिक। तो इस नींव को अच्छे से गहराई से रखेंगे ताकि मजबूत इमारत बने। टेंशन नहीं लेनी है, आपको समझाऊंगा मैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं, हमने एक बात करी थी क्लास 11th के अंदर, वो था अवकलज, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में हम डेरिवेटिव कहते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो खुश हो रहे होंगे, ठीक है ना। डेरिवेटिव हम लोग उसको कहते थे वहां पर। ये अवकलज क्या है, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में मैं बता दूं पहले ही, भले ही कितना लंबा लेक्चर हो, लेकिन आपको आज क्लास 11th से मैं सारी चीजें बता दूंगा। आपको क्लास 11th में अगर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है इससे कोई लेना देना नहीं है। बस यहां से पेन कॉपी लेकर के एकांत में बैठ जाएं, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर 11th में आपने नहीं छड़ा है चैप्टर तो डेरिवेटिव हमें पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है ना। और उसके बाद हमें एक चीज पढ़ना है, अवकलन। क्या पढ़ना है? अवकलन, यानी कि डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ना है? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो लेकिन इसको तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोगों को डेरिवेटिव पढ़ना पड़ेगा, अवकलज करना पड़ेगा। अवकलज क्या है, अवकलज क्या है, इसको पहले थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर इसको 2 मिनट में बता दूंगा क्या है, इसी से जुड़ी हुई चीजें हैं। सपोज कर लो कि मेरे पास y बराबर fx कोई भी फलन दिया गया है। जैसे आपको कोई भी फलन दे दिया जाता है, आपको दे दिया जाता है, सपोज कर लो y बराबर आपको x स्क्वायर दे दिया प्लस 1। आपको सर बहुपदीय फलन है, चिल्लाओगे, अभी हम पढ़ के आए हैं, है ना। तो या फिर आपको y बराबर साइन एक्स दे दिया जाए, या y बराबर आपको कुछ भी दे दिया जाए, e की घात x दे दिया जाए, या y इज इक्वल टू आपको log x दे दिया जाए बेस ई में। मतलब ये सब चीजें आएंगी आगे, मैं आपको एक एक चीज समझाता चलूंगा। तो ऐसे आपको एक फलन दिया जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया इस रूप में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोगों को इस y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस फंक्शन का, इस फलन का डेरिवेटिव निकालना है,
तो डेरिवेटिव को पहले समझो क्या होता है। डेरिवेटिव जो होता है, डेरिवेटिव ये बताता है, अवकलज ये बताता है कि x में परिवर्तन अगर हम लोग करते हैं तो y में कितना परिवर्तन होता है। जब हम x के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो y में कितना चेंज होता है, यही डेरिवेटिव बताता है। ठीक है, या इसको मैं थोड़ी सी अच्छी भाषा में लिखूं कि x के सापेक्ष x के, या फिर ये कहें y में y के परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की जो दर होती है ना, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, तो ये लिखा जा सकता है कि y में, y क्या है fx, तो y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, परिवर्तन कितना चेंज हो रहा है, इस बात को डेरिवेटिव बताता है ना। परिवर्तन की दर, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यही हम लोगों को डेरिवेटिव यानी कि अवकलज, इसी को हम लोग कहते हैं, अवकलज इसी को हम लोग कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखने का तरीका क्या है, ये तो अवकलज होता है, इसको लिखने का तरीका होता है कि हम लोग y में चेंज देख रहे हैं ना, तो अवकलज जो ऑपरेटर होता है d/dx याद रखें, क्योंकि हम किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं, x के सापेक्ष। जैसे हम x के सापेक्ष बात करेंगे तो d/dx का dx हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, d/dx। लेकिन अगर हम लोग जैसे कोई दूसरा हम कह रहे हैं कि z के सापेक्ष, तो d/dz यूज करेंगे, है ना। आप कहोगे सर p के सापेक्ष d/dp यूज करेंगे। तो ये जो है आपके पास में d/dx है ना, d/dx, इसको आप कहें कि ये ऑपरेटर है, यानी कि जिसका भी अवकलज ज्ञात करना है, जिस भी फलन का अवकलज ज्ञात करना, उससे पहले ये लगा देना है। ठीक है ना, मतलब समझे नहीं, अभी नहीं समझे आप लोग, इसको मैं हटा रहा हूं पूरे को, ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाऊं मैं। ठीक है, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तब तक आप लोग मजा नहीं लोगे पढ़ाई का, सीधी सी बात है, बर्डन लेके पढ़ोगे। फिर जब तक समझोगे नहीं तो बर्डन लेके पढ़ोगे मेरे भाई, बहुत बड़ा बर्डन आपको लगेगा ये वाला चैप्टर। तो देखो सुनो, आपको सपोज कर लीजिए कि y इज इक्वल टू, मुझे साइन x दे दिया, ठीक है, साइन x दे दिया, ये एक त्रिकोणमितीय फलन है और इसका अवकलज ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे किसके सापेक्ष करना अवकलज, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलज, है ना, अवकलज हमें ज्ञात करना है। या इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझा रहा हूं ना। मैंने कहा कि d/dx आपको लगाना है, तो जब अवकलज ज्ञात करेंगे तो d/dx किसका, y का, एंड d/dx किसका, sin x का, बस। और इसको सॉल्व करने के कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता दूंगा अभी कि sin x का कैसे अवकलन हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे dy/dx। dy/dx का मतलब क्या है कि x के सापेक्ष y में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये बताएगा आगे की तरफ। ठीक है ना, मतलब मोटी मोटी सी बात ये है, मैं ज्यादा गहराई में ले जाकर के आपको डुबाना नहीं चाहता, क्योंकि 12वीं पास करनी है भाई। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, जिसका भी अवकलन निकालना होगा और जिसका अवकलन करना होगा भी बताएंगे, उसमें d/dx आपको लगाना है अगर x के सापेक्ष कर रहे हो तो हम लोग कह रहे हैं y में x के सापेक्ष परिवर्तन कैसे लिखा जाएगा, फिर वो लिखा जाएगा dy/dx, dy/dx। बिल्कुल ठीक है, y में x के सापेक्ष परिवर्तन को dy/dx कहते हैं, या इसको ये भी कहते हैं, dy/dx को आप क्या कहेंगे, dy/dx को आप ये भी कह सकते हैं कि y का अवकलज, y का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ y, ये y का डेरिवेटिव है। तो इस चीज को आप समझ पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो जब क्वेश्चंस करूंगा तब आपको चिपक जाएगी, आपके दिमाग से निकलेगी नहीं, मेरी गारंटी है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, जो चीजें बता रहा हूं भी उनको समझते चलें। कुछ लोग इस लाइन को, मैंने ऐसे लिखा, इस लाइन को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है कि देखो y है किसके बराबर, fx के बराबर है, तो y की जगह हम fx यूज कर सकते हैं। तो fx में x के सापेक्ष परिवर्तन की जो दर है, परिवर्तन की दर, यहां भी की छूट गया था भाई, की दर, परिवर्तन की दर कैसे लिखोगे आप, मैंने कहा था d/dx लगाना है, तो fx, है ना भाई, y तो हटाया मैंने,
डी वाई बटे डी एक्स हो रहा था, यहाँ डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है ये, यानी कि ये जो चीज है डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स जो है ये कहलाएगा एफ एक्स का, बात दोनों एक ही है, एफ एक्स का अवकलज। और एक बात ध्यान रखें, अवकलज है ना, अवकलज। एक बात ध्यान रखें, एफ एक्स का अवकलज लिखने का तरीका एक और होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको एफ के ऊपर डैश लगा देते हैं, एफ के ऊपर डैश लगा देते हैं। मतलब क्या है कि अगर हम डी बटे डी एक्स निकालते हैं, है ना, इसका अवकलज निकालते हैं एफ एक्स का, तो उसको एफ डैश एक्स कहा जा सकता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है आपको, कहा नहीं, इसका इस्तेमाल करूंगा मैं आपके सामने। और इसको भी समझ लें, डी वाई ओवर डी एक्स को भी हम लोग वाई डैश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डैश का मतलब समझिएगा कि ये y का अवकलज है। मैंने कहा कि एफ एक्स और फिर लिखा मैंने एफ डैश एक्स, इसका मतलब क्या, इन दोनों में अंतर क्या है, इस फंक्शन का अवकलज ये है। डैश लग जाने का मतलब है कि अवकलज ये है, ठीक है। तो अभी आपको कुछ चीजें शायद समझ में आ रही है, नहीं आ रही, लेकिन आएगी जरूर, इतना मुझे पता है। इन दोनों बातों को जरा नोट कर लो फटाफट, फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ इतनी बातें बताऊंगा ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से समझ पाएं। आज के लिए हम सिर्फ इतनी बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। जरा फटाफट इस वीडियो को पॉज कर लो और बेटे नोट कर लो, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। नोट करना है आपको, ठीक है, क्या करना है, नोट करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुननी है आप लोगों को, तो मैं एक बार ये बोर्ड रफ कर रहा हूँ और एक अलग सी चीज जो कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आईलेट, ठीक है ना, एक चीज लिख रहा हूं मैं आपके सामने, आईलेट। ये बहुत जरूरी आपको समझना है, क्योंकि पूरा का पूरा आगे जितना भी हम पढ़ेंगे वो सब इसी के बेस पे होगा। आई, थोड़ा इधर से लिखेंगे, आई एल एल ए टी और ई, ये 5 वर्ड हैं, इनका मतलब समझिएगा, क्योंकि सारे ये फंक्शंस के नाम है, फलन के नाम है। ये सब फलन आपने पढ़े हैं, और जो नहीं पढ़े हैं वो आगे पढ़ने पड़ेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। आई का मतलब तो होता है आईटीएफ, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम हिंदी में लिखता हूं क्योंकि आप हिंदी के बच्चे हो, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, इनके अवकलज पढ़ने हैं हम लोगों को, इनके अवकलज आपको पढ़ने हैं, इनका अवकलन हमें पढ़ना है, ठीक है ना, आपके पास में। और अच्छा एक बात, एक चीज तो छूटी गई, इसको जरा अभी रोको। मैंने अभी एक शब्द लिखा था, अवकलन भी तो लिखा था, अभी उसका मतलब तो समझाया नहीं है। अवकलन, डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन, अवकलन का मतलब है, अवकलन कुछ नहीं है, अवकलज ज्ञात करने की विधि को, अवकलज ज्ञात करने के तरीके को, अवकलज ज्ञात करने के मेथड को, अवकलज ज्ञात करने के रास्ते को, मतलब जो कैसे करते हैं हम लोग, तो उसको अवकलन कहते हैं। तो हम जब किसी भी फंक्शन का, किसी भी फलन का जब हम अवकलज ज्ञात करते हैं, इसका मतलब है कि हम उसका अवकलन करते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? जब हम किसी फलन का अवकलज ज्ञात करते हैं तो इसका मतलब हम उसका अवकलन करते हैं। तो अवकलन क्या है? अवकलन अवकलज ज्ञात करने की विधि है। तो आप लिख सकते हैं अवकलन क्या है? अवकलज, 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 है ना, अवकलज ज्ञात करने की, ज्ञात करने की एक विधि है, विधि है। और इस बात को ही समझना है और कुछ नहीं है। अवकलन आपको समझ में आ गया। अब आपको अवकलन पढ़ना है तो किसकी, किन किन फलनों का अवकलन पढ़ना है? आपके कोर्स में कितने कितने फलन है? यही फलन है, इन्हीं का समाकलन, इन्हीं का आपको अवकलन पढ़ना है जो आगे आप पढ़ोगे। तो सबसे पहला होता है आई। आई मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी कि ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, वो वाली चीजें हैं। एल का मतलब होता है लघुगणक फलन, लघुगणक फलन होते हैं। इनको अंग्रेजी में लॉगरिथम फंक्शन कहते हैं, लोगा, है ना, लोगरिथम फंक्शन। तो इसको थोड़ा सा आपको स्पेलिंग में ढंग से लिखवा दूं,
लोगरिथम 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 फंक्शन इसको कहते हैं हम लोग, है ना, फंक्शन हम लोग कहते हैं लोगरिथम फंक्शन। तो इस लोगरिथम फंक्शन के एल से ही हमने इस एल को कहा गया। तो ये आपने पढ़ा नहीं है, डोंट टेंशन नहीं लेनी है, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, आपको पूरा डिटेल से पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर ही। तो ये तो हमने पढ़ लिया है, इसके हम अवकलन पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये हमने नहीं पढ़ा, ये नई बात है, तो नई बात को नए सरिये से समझेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक यानी कि बीजगणितीय फलन, बीजगणित फलन, बीजगणितीय फलन, है ना, जिनको अंग्रेजी में अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं, अलजेब्रिक अलजेब्रिक, है ना, फंक्शंस कहते हैं। और उन अलजेब्रिक फंक्शन के ए से ही हमने इसको कहा ए। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। अंतर समझना है, ऊपर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, ऊपर साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स की बात होगी, मतलब इसके अंदर कौन सी बात होगी, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इस तरीके से जो 6 के 6 पढ़ते थे। और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे साइन एक्स एंड कॉस एक्स एंड टेन एक्स, इस तरीके से हम लोग जो 6 के 6 फंक्शन हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है, अंग्रेजी में इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इसी वजह से हमने इसको टी लिखा। ई होता है चरघातांकीय फलन, ये भी नई चीज है, चरघातांकीय, घातांकीय फलन, चरघातांक फलन, चरघातांक फलन, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, है ना, एक्सपोनेंशियल ऐसे लिखा जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बस भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बस पूरे इंटर के अंदर, पूरी 12वीं के अंदर हम लोगों को इन 5 फलनों के ही अवकलन और समाकलन पढ़ने हैं। मैं आपको समझा पा रहा हूं, इन 5 फलनों के ही आपको अवकलन और समाकलन पढ़ने हैं। और पहली एक्सरसाइज के अंदर समझ लीजिएगा, जो हमारी 5.2 है ना, 5.2 है, उसके अंदर केवल और केवल हम लोग इन 2 के पढ़ेंगे, यानी कि बीजगणितीय फलन एंड क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन दोनों का हम अवकलन पढ़ेंगे। अवकलन मतलब अवकलज ज्ञात करना सीखेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब जब इन दोनों को ही पढ़ना है, अभी इनको डिलीट करेंगे, इनके बारे में आगे बात करेंगे। 5.3 के अंदर शायद मुझे लग रहा है ये 5.3 में आएगा ये ITF वाला प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसके बाद हम लोगों के आएंगे लोगरिथम और चरघातांकी। तो ऐसे चलती रहेगी एक्सरसाइज, बहुत सारी और बातें पढ़नी है, तो अभी मोटी मोटी बात हमें ये इतनी समझनी है। तो अब हमें पढ़ना है अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अवकलज। तो इसके लिए क्लास 11th में कुछ फॉर्मूले बताए गए थे, इनको मैं रिपीट कर रहा हूं। आपकी 12वीं की किताब से कोई लेना देना अभी नहीं है, अभी आप लोग 11वीं की बातें दोबारा रिकॉल करेंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो टेंशन नहीं लेंगे, बस आराम से स्पीड को नॉर्मल रखते हुए मेरे लेक्चर की समझेंगे। तेज स्पीड में मत देखना, तो बहुत चीजें छूट जाएंगी। तो आपको जो चीज लग रही है इसके अंदर अच्छी सी, उठा लो इसको। अब देखो इन सबसे कोई लेना देना हुआ, अब देखो काम करते हैं। अब देखो क्या काम करते हैं, पहले इसको मैं साफ कर लूं। आप लोग जब तक थोड़ा सा पानी वानी पी लो, मैं 1 मिनट में आता हूं सिर्फ। चलिए जी, अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं, बोर्ड पूरा खाली हो गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीज गणितीय फलन, जो बीज गणितीय फलन, ये सारे फॉर्मूले आपको नोट करने हैं। बीज गणितीय फलन, फलन या फलनों का के अवकलज, अब मेरे भाई मेरी बात सुनो कि अवकलज, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, अब बात सुनो, इसके अंदर सिर्फ एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। एक और मैं बना लेता हूं, 2 फॉर्मूले बस, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपको नंबर 1 फॉर्मूला इसमें डाल दोगे कि अगर आपको x की घात n इस टाइप का कोई मिल जाए, एक फंक्शन मिल जाए x की घात n, और इसका अवकलज ज्ञात करना है, तो मैंने अभी कहा जिसका अवकलज ज्ञात करना है, पकड़ो और उससे पहले d/d x लगा दो। मुझे इसका
x की घात n, n का मतलब क्यों है, क्यों n लिया हमने, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे x की घात कभी 100 आएगी, x की घात कभी 1/2 आएगी, कभी x की घात 4 आएगी, ऐसा कुछ भी आ सकती है। तो हमने क्या करा, एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं x की घात n का, है ना। तो अब मुझे x की घात n का अवकलज लिखना है, तो इसका मतलब d बटे dx मुझे लगाना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया था d बटे dx लगाना पड़ेगा। तो अगर कभी इसका अवकलज निकालना पड़ेगा तो d बटे dx लगाएंगे, और इसका फॉर्मूला होता है nx की पावर n-1। ठीक है ना। बिल्कुल आपको ज्यादा सोचना नहीं है, मैं इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा अभी, ये सब पक्के होके जाएंगे आज ही, बिल्कुल भट्टी में पक्के जाओगे आप लोग, टेंशन नहीं लेनी है। इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे, सब मैं बताऊंगा अभी। तो अच्छा, ये फॉर्मूलों के प्रूफ के बारे में अगर थोड़ा सा किसी के मन में चल रहा हो, कोई वैज्ञानिक सोच वाला बच्चा हो, बहुत गहरा सोचना हो, तो इसका मतलब वो सोच रहा है ना कि यार प्रूफ, तो बेटे उसने गलती कर दी कि क्लास 11th में ही इन सबको प्रूफ करके आए हैं। प्रथम अवकलन का जो सिद्धांत था उसी ने ही ये सारे फॉर्मूले बनाए हैं, लेकिन अब हमें उस प्रथम अवकलन सिद्धांत की चर्चा नहीं करनी, हमें डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने हैं, यही काम में आपके आएंगे। तो दिस इज नंबर 1। और इस बीजगणितीय फलन के अंदर जो दूसरा फॉर्मूला मैं कहूंगा आपको, वो होता है अगर डी बटे डी एक्स करना पड़ जाए कभी भी किसी भी कांस्टेंट का, कांस्टेंट कोई नंबर फंस गया, मान के चलो कोई 3 फंस गया, इसका करना मुझे अवकलन, इसका करना है मुझे अवकलन, या फिर मुझे इसका अवकलज ज्ञात करना। अवकलज का मतलब क्या होता है, अवकलज का मतलब होता है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है। अभी तो कांस्टेंट है, 3 तो हमेशा ही 3 रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो, 3 तो हमेशा ही 3 रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। तो परिवर्तन कैसे देखते हैं, माइनस करके, तो 0, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कांस्टेंट क्वांटिटी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, 3 है तो 3 ही रहेगा। इसका मतलब है कि कभी भी कोई कांस्टेंट क्वांटिटी फंसेगी तो उसको हम लोग 0, उसका अवकलन कर देंगे, उसका अवकलन हम 0 कर देंगे। इस बात को आपको अच्छे से समझना है। पहले इन्हीं पे अप्लाई करनी है कुछ चीजें, और मैं कुछ उदाहरण आपके सामने कराता हूं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1 काउंटिंग करते रहना। मान के चलो हमें कहा गया x की घात 100 का मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, मैं बहुत तैयारी के साथ में आया था, इसका मतलब तो भाई हाँ, x की घात 10 का अवकलज ज्ञात करो, अवकलज ज्ञात करो, ज्ञात करो। अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता था कि x की घात 100 का अवकलन करो, है ना, अवकलन करो, कोई अलग बात है भाई। अवकलन करने का मतलब क्या है, अवकलज ज्ञात करना, है ना। अवकलन, अवकलन का मतलब क्या है, अवकलन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम लोग अवकलज ज्ञात करते हैं, है ना। तो ऐसे भी लिखा जाए, कोई ऐसे लिख दे, कोई ऐसा लिख दे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। तो आप उठा लेंगे इसको, इसको लिख देंगे x की घात 10 का मुझे क्या करना है, x की घात 10 का मुझे क्या करना है, अवकलज ज्ञात करना है, तो d बटे dx करेंगे, है ना। चलिए आगे की तरफ। अब x की घात n, ये कहता है अगर x की घात n हो तो घात को शुरू में रख के घात में से कम कर देना है। इसका मतलब 100 x की घात 100 माइनस 1, इसका मतलब 100 x की घात 99, ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है कि x की घात 100 का अवकलज डेरिवेटिव ये होगा, या फिर x की घात 100 का अवकलन ये होगा। आपको मेरी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आ गई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मैंने कहा, मुझे कहा गया कि एक संख्या दे दी 13, 14 लिखूंगा मैं तो, है ना, 14 का संख्या ये कोई संख्या है, संख्या 14 का अवकलज ज्ञात करो, अवकलज ज्ञात करो। तो मेरे भाई अवकलज ज्ञात करो, तो मेरे भाई d/dx करना है। अवकलज ज्ञात तो ऐसे ही होता है, किसका, 14 का। तो कितना हो जाएगा भाई, 14 तो 14 ही रहेगा हमेशा, 14 तो 14 ही रहेगा, तो उसमें कोई परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा बताइए, कितना परिवर्तन होगा, 0 परिवर्तन होगा। तो 14 का 0 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को उठाते हैं तो बात बन जाती है, ठीक है ना। चलिए, आई थिंक इन 2 एग्जाम्पल से आपको इन दोनों फॉर्मूलों को अप्लाई करना आ गया होगा। अब थोड़ा सा आपको अवकलज का बीजगणित पढ़ना पड़ेगा। देखो
दिस इज द टॉपिक नंबर 1। और एक दूसरी बात बताते हैं, अवकलज का बीजगणित। ये बीजगणित क्या है? आपको सीधी सी बात है, बीजगणित का मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, है ना। अवकलज का बीजगणित हमें पढ़ना है। अब देखो, ये तो सिंगल आ गया। अगर आपको मान के चलो, एक सवाल लिख देता हूं आपके सामने, और वो सवाल ऐसा है कि 3x² प्लस के 4x माइनस 7 का अवकलज ज्ञात करो। अवकलज ज्ञात करो बेटा, अवकलज ज्ञात करो बेटा, अवकलज ज्ञात करो। तो फिर आप करने बैठोगे d/dx ऑफ 3x² प्लस 4x माइनस 7, और आप लोग यहां सोचने लग जाओगे बैठ के, गुरुजी क्या करें। तो फिर आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर कभी भी दो फंक्शन fx प्लस gx आपके प्लस में हो और उनका अवकलज ज्ञात करना पड़े, तो ध्यान रहे हम लोग इन दोनों को अलग अलग, यानी कि ये d/dx अंदर चला जाएगा कि d/dx हम लोग पहले fx का करेंगे और d/dx पहले फिर हम किसका करेंगे, gx का करेंगे। ठीक है ना, यानी कि पहले अवकलज इसका निकालेंगे प्लस दूसरा अवकलज इसका निकालेंगे। इसी तरीके से ये सेम फॉर्मूला ये प्लस के लिए अप्लाई हो रहा था तो माइनस के लिए भी हो जाएगा। इसका मतलब जब ये प्लस होगा तो माइनस भी हो जाएगा, मतलब अगर बीच में माइनस आ जाए तब भी फॉर्मूला सेम रहेगा। इस रिजल्ट को ध्यान रखें। अगर d/dx ऑफ fx गुणे gx आ जाए तो क्या करेंगे, अलग चीज है, ये यहां पे इस्तेमाल नहीं होगी, इसका तरीका अलग होता है। तो ये बीजगणित के हिस्से में नहीं आता, गुणा और भाग करना इसमें थोड़ा सा दम वाला काम है, सोचने वाला काम है। तो अभी सिर्फ एक बात और देखो कि d/dx ऑफ अगर हमें करना पड़ जाए, एक फंक्शन है fx और इसके साथ में कांस्टेंट आ गया, ठीक है ना, एक फंक्शन है fx, इसके साथ में कांस्टेंट आ गया, तो क्या करना है। देखो, कहोगे सर कांस्टेंट का जीरो, इसका सब जीरो हो गया। नहीं भाई, सीधी सी बात है कि हम जब अवकलज निकाल रहे हैं इस पे तो कुछ नहीं, इसका तो ये कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, तो ये k तो बाहर आ जाएगा। तो हम लोग डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, fx का। तो इसको ध्यान रखना है, इसको ऐसे अप्लाई करना है, नंबर 1 डाल लो, नंबर 2 डाल लो। ये दोनों बातों का इस्तेमाल मैं बहुत अच्छे से भी करके दिखाऊंगा। मैं फालतू बात बता ही नहीं रहा हूँ, जितनी बात बताऊंगा उतनों को अप्लाई करके दिखाऊंगा। मुझे तो आपकी नींव मजबूत करनी है। तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, या ये समझिए कि ये fx कहता है, ये fx इस dx को कहता है, ये fx d/dx को कहता है। क्या कहता है कि k मेरा जानकार है, इसको जाने दो। k मेरा, अगर ये दोनों एक साथ लिखे रहे हैं, गुणा में लिखे रहे हैं, अगर ये दोनों गुणा में लिखे रहे हैं k और fx, तो ये k बाहर आ जाता है चुपचाप बिना किसी को बताए। क्यों? क्योंकि fx ने बता दिया, fx ने कहा इसको कि d/dx को कि k मेरा जानकार है, इसे बाहर भेजो, जो करना मेरे साथ करो। तो वही बात है, k को बाहर भेजा गया है और fx का हम लोग अवकलन कर रहे हैं, यानी कि अवकलज निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो अब इन दोनों बातों से देखो कैसे अप्लाई करके मैं नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। देखो, तो बीजगणित कहता है कि अगर प्लस में या माइनस में हो, तो हम लोग अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं। d/dx निकाल लेंगे 3x² का, प्लस d/dx निकाल लेंगे हम 4x का, माइनस d/dx निकाल लेंगे हम लोग 7 का। अब मैंने कहा था रूल नंबर 2 क्या कहता है, कोई संख्या x² के गुणा में है तो x² कहेगा भैया ये तो जानकार है, से बाहर भेजो, 3 बाहर आ जाएगा। तो अवकलन किसका करेंगे हम लोग, या फिर अवकलज किसका निकालेंगे हम लोग, x² का। 4 बाहर लिख देंगे, d/dx ऑफ किसका करेंगे हम, x का, माइनस 7 फंस गया अकेला। अब कोई इसकी बातचीत करने वाला नहीं है, 7 फंस गया अकेला, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0। अब देखो 3 x², यूज दिस फॉर्मूला, x की घात n, तो क्या होगा 2x की घात 2 - 1 प्लस 4। x की घात यहां कितनी है, 1 है, तो 1 घात शुरू में, x की घात 1 - 1 और 0 तो खत्म ही हो गया। तो आगे देखें, 3 दूनी 6, x की घात 1, केवल 1 ही बचेगी, छोड़ो।
4 एकम 4, x की घात 0, x की घात 0, और आपको पता है किसी की घात 0 हो जाती है उसकी वैल्यू 1, तो उसको खत्म कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया था इसका जो डेरिवेटिव है, इसका जो अवकलज है वो ये है। आई थिंक जितनी बातें आपको बताई होंगी आपको समझ में आई होंगी मेरे भाई, जितनी बातें मैंने आपको बताई होंगी उतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। मुझे बहुत अच्छे से फील हो रहा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे ही आप लोग घर बैठ के कुछ क्वेश्चंस के मैं 1-2 क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ प्रैक्टिस के लिहाज से, कि जैसे मान के चलो कि चलो 1-2 क्वेश्चन और मैं कराऊं या ना कराऊं, चीजें समझ में आ गई ना कैसे करनी है। चलो एक कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आप लोग जरा वीडियो को पॉज करके ना, ये राइट हैंड साइड वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा है जरा इसको नोट कर लो, और मैं फिर बेटा मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इन फॉर्मूलों पे, इनको फिर भी यूज करने में मुझे आसान रहेगा। ठीक है, देखो तो इस बार क्या हुआ, मैं थोड़ा सा अटपटा सवाल लेके आया आपके सामने, ठीक है ना, आपके सामने एक अटपटा सा सवाल लेके आया, और वो सवाल ये है कि 3x की घात 3 प्लस 7x प्लस -3 अंडर रूट एक्स प्लस 8 इस तरीके से है, और बटे में भी कुछ दे दिया भाई साहब ने अंडर रूट एक्स, बटे में भी दे दिया अंडर रूट एक्स। ये हम लोग डाल लेते हैं नंबर 3 4 है ना, का अवकलज ज्ञात करो, का अवकलज ज्ञात करो। तो थोड़ा सा आप लोग अवकलज ज्ञात करो, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करने जाओगे तो भाई फंस जाओगे। अब आप कहोगे सर जी भाग वाला तो कोई सिस्टम बताया नहीं, इसमें भाग वाला है, तो इसको सही करेंगे। पहले देखो हमें निकालना है डेरिवेटिव किसका मेरे भाई, इसका 3x² प्लस 7x माइनस 3 अंडर रूट ऑफ x प्लस 8 बटे अंडर रूट ऑफ x, ठीक है ना। देखो कैसे इसको सॉल्व करना है, मतलब मैं थोड़ा सा वैसे ही इस तरीके के सवाल आपने 11th में देखे थे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आपसे बहुत ज़्यादा मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आपने नहीं देखे होंगे, आप देख लेना उठा करके 11th की एक्सरसाइज 13 पॉइंट आई थिंक समथिंग 2 तो लेक्चर नंबर 9 13 चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 9 क्लास 11 मुझे याद है आज भी। आप लोग देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, नहीं देखोगे चल जाएगा, टेंशन ना लो। तो पहले इसको खत्म करो यार, देखो इसको इजीली कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, ठीक है ना, मैं पहले क्या करता हूँ, इनको अलग कर लूंगा, x² अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 7x अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 3 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 8 अपॉन अंडर रूट एक्स। बताओ कोई मना कर देगा क्या, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ बराबर कि डी ओवर डी एक्स ऑफ पहले इसको सॉल्व कर लो। देखो 3x² बटे x की घात हो जाएगा 1/2 है ना, प्लस 7x बटे x की घात 1/2 माइनस अंडर रूट एक्स कैंसिल आउट 3, तेरा क्या होगा भाई, तू मरेगा देखते रहना। तो 8 अपॉन x की घात 1/2। आप सब बच्चों को पता है कि जब हम लोग घात को ऊपर लेके जाते हैं तो घातें माइनस में चली जाती हैं, तो अगर मैं यहाँ थोड़ा एडजस्टमेंट कर लूँ तो आप समझ जाओगे क्या। चलो आगे कर लेते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ रिस्क नहीं लेना चाहता मैं आपके साथ, 3x² इंटू एक्स की घात, ठीक है ना, आपके पास में डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x² इंटू एक्स की घात माइनस 1/2। क्या आपको समझ में आया क्या, ये घात ऊपर चली गई, प्लस 7x इंटू एक्स की घात माइनस 1/2 माइनस 3 प्लस 8 इंटू एक्स की घात माइनस 1/2 ब्रैकेट बंद। अब ध्यान से देखो मेरे बेटा, इसको सॉल्व कर लो, 3 एज इट इज रह जाएगा। अभी तो अवकलन करना शुरू ही नहीं करा है, इसको उस लायक बनाया जा रहा है ताकि अवकलन करें, ताकि ये फॉर्मूले लग जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, x की घात गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 में जब माइनस 1/2 जुड़ेगा 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 4, 3/2 चेक कर लो, 2 दूनी 4 है ना आपके पास।
है ना। चलो, तो यहां लिखा जा सकता है x की घात आ जाएगा 3/2, x की घात आ जाएगी 3/2, x की घात आ जाएगी 3/2 प्लस 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 प्लस, यहां पे x की घात 1 है, 1 में से जब आधा घटता है तो आधा ही बचता है, तो 7x की घात 1/2 -3 प्लस 8x की घात -1/2। अब आप ऑपरेशन लगाओ, अब आप करो इसका अवकलज, निकालो अवकलन। तो इस d/dx को इस रूल के हिसाब से अंदर प्रवेश करा लेते हैं। अब ये क्या होगा कि d/dx हम लोग निकालेंगे किसका, 3x की घात 3/2 का, इसका प्लस d/dx हम लोग निकालेंगे किसका, 7x की घात 1/2 का, -3 माइनस d/dx हम किसका करेंगे, 3 का, एंड प्लस अवकलज किसका ज्ञात करेंगे हम, 8x की घात -1/2 का। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके ओके। तो आगे चलते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें होगा k बाहर आ जाएगा, ये वाला रूल लगेगा। तो k का मतलब 3 बाहर आ गया, और फॉर्मूला लगेगा किसके अंदर, d/dx हम किसका निकालेंगे, x की घात 3/2 प्लस 7 बाहर आ जाएगा, और d/dx हम किसका निकालेंगे, x की घात 1/2 का, माइनस d/dx ऑफ 3 डायरेक्ट लिख दो 0, मर गया, क्यों साथ में ढो रहे हो, जब पता है मरना है, इसको खत्म करो पहले ही, प्लस 8 बाहर आ जाएगा, और d/dx हम लोग करेंगे x की घात 1/2 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 तो एज इट इज है ही है, x की घात n, फॉर्मूला कहता है n(n-1), तो 3/2 x की घात 3/2 -1, ये फॉर्मूला लगाया मैंने और कुछ नहीं करा, प्लस 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 7 1/2 शुरू में, और x की घात 1/2 -1 प्लस प्लस 8 बाहर आ गया था, 8 बाहर आ गया था, और 1/2 शुरू में आ जाएगा, गुड है 1/2 शुरू में, x की घात 1/2 -1, अरे माइनस का है, माइनस की बाहर आएगी ना घात, फिर तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा फिर, क्योंकि ये घात जब शुरू में लिखी जाएगी n शुरू में, तो ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा। तो अब सॉल्व कर लो बस, अब सॉल्व करना है, अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 3 × 9/2, 9/2, x की घात आ जाएगी, 1.5 में से 1 घटा दो, आधा बचेगा, 1/2 घटा लो ना, 3/2 में से 1 घटा लो, 3/2 में से 1 घटा लो ना, 1/2 ही तो बचेगा, 1.5 में से घट रहा ना 1, 3 में से 2, ठीक है, ओके। तो 7 एज इट इज 7/2, सॉरी 7/2, और x की घात आधे में से 1 घटेगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, माइनस ये कटेगा इससे 4 बार, तो आ जाएगा आपके पास में 4 x की घात -1/2, और -1/1 को हल करोगे तो माइनस के 3/2 आएगा, इतनी भिन्नों का योग जोड़ना तो आपको आता होगा, माइनस का 3/2 आ जाएगा, और आप यहीं पे इसको आंसर को छोड़ देंगे, ये इसका अवकलज है जो क्वेश्चन हमें दिया गया था, इसका अवकलज ये आएगा। देखो थोड़ा मैंने जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन लिया ताकि आपको पता चले कि नहीं ऐसा लड्डू नहीं मिल रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आई थिंक बीजगणितीय फलनों का आपने अवकलन पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे, अब हम जाएंगे आगे की तरफ, अब हम जाएंगे आगे की तरफ पढ़ेंगे, जिसमें और भी चीजें हैं, आपको गुणा वाला फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। क्या मैं यहीं पे पढ़ा दूं क्या आपको, ठीक है ना, क्या मैं वो यहीं पे पढ़ा दूं क्या, नहीं, उसे हम बाद में पढ़ाएंगे। तो जरा फटाफट इसको जरा नोट कर लो, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, और फिर मुझे आगे चलने दो। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी बेटा। चलिए जी, अभी तक मैंने बेटे आपको बीजगणितीय फलनों के अवकलज और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, और अच्छा सा फील आपको हुआ होगा। आप लोग भी चाहते हो कि अच्छे समझना चाहते हो, तो अभी वीडियो को रोक के थोड़ा पानी वानी पी आओ, क्योंकि आगे आने वाला काम बहुत ज़रूरी काम है, और मैं थोड़ा सा पिछले काम को भी थोड़ा सा अब एडवांस करूँगा ताकि आपको और मजबूती मिले। तो मैंने कहा था कि अभी की एक्सरसाइज के अंदर हमें एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ही अवकलन देखने हैं, अवकलन देखना है। तो हमने बीजगणित का देख लिया है, 2 ही फॉर्मूले थे मात्र, और अब हम लोग चलते हैं
त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज पर। तो इसका मतलब है, देखो ध्यान से सुनना, कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, जैसे साइन एक्स होता है, ठीक है जी, कॉस एक्स होता है और फिर टेन एक्स होता है, ठीक है ना। इनके अवकलज हमें निकालने हैं, इनके अवकलज हमें निकालने हैं। क्या क्या होता है क्लास 11th में सब लिखवाया गया था, लेकिन सब मेरे भाई सब जो है कहीं खो गया है। एक मिनट, एक कॉल है यार, चलो ले लें, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है भाई, ठीक है ना। तो तीन तो ये हैं, तीन और इनके भाई बंधु हैं, है ना। एक होता है हमारा कोसेक एक्स, इसका हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, और एक होता है हमारा सेक एक्स, इसका अवकलज क्या होता है, इसको याद करना है, याद करना है। ये इन सब के प्रूफ हमने क्लास 11th में किए थे, लेकिन छोड़ो छोड़ो यार, लास्ट में आता है हमारा एक और आता है कोट एक्स, ठीक है। तो आसानी से याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ध्यान रखना, साइन एक्स का जो अवकलज होता है वो हमेशा कोस एक्स होता है। कोस एक्स का जो अवकलज होता है वो साइन एक्स होता है, लेकिन माइनस का साइन एक्स होता है। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो बेटे ये फॉर्मूले आपको अच्छे से लिख लेना, कहीं जहां पढ़ते हो वहां लिख करके चिपका भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोसेक एक्स का जो अवकलज होता है, ठीक है ना, कोसेक एक्स का जो अवकलज होता है कोसेक एक्स का, तो बेटे वो होता है माइनस के कोसेक एक्स कोट एक्स, माइनस के कोसेक एक्स कोट एक्स। सेक एक्स का जो अवकलज होता है उसको याद रखेंगे, वो होता है सेक एक्स और टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। और कोट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स, माइनस का कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है ना। एक बात विशेष ध्यान रखें, जो भी सी से स्टार्ट होने वाले त्रिकोणमितीय फलन हैं उन सब का ही अवकलज माइनस में होता है। देखो ये सी वाला, देखो आप इसको देखो आप, ये सी से स्टार्ट हो रहा, माइनस आ गया, ये सी से स्टार्ट हो रहा, इसमें माइनस है, और ये सी से स्टार्ट हो रहा, इसमें भी माइनस है, बाकी सब प्लस में। तो इन फॉर्मूलों को आप लोग अच्छे से, अरे इसको बाहर क्यों कर दिया बॉक्स से, ठीक है ना, अच्छे से कहीं ना कहीं अपने घर में जगह दे दो, अपनी किताबों में, अपने दिल में, अपने दिमाग में जगह दो, तभी बात बनेगी। तो अब कुछ क्वेश्चंस इन पे भी करते हैं, जैसे हमने उनके साथ करा एसएस में करते हैं। तो मैं आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूँ, और 5 नंबर शायद होगा, हमने अब तक 4 कराए हैं ना, 5 नंबर। मुझे कहा गया क्या कहा गया मुझे, सपोज कर लो हमें कहा गया कि 10x का, ठीक है ना, हमें कहा गया कि 10x का अवकलज फाइंड आउट करो, ज्ञात करो, या फिर साइन एक्स का अवकलन करो, बात एक ही है, अवकलज ज्ञात करो, है ना। तो मेरे भाई क्या कहा था मैंने, इस भाई का अवकलज ज्ञात करना है तो इससे पहले d/dx लगाएंगे। इसका मतलब देखो, कोई दिमाग नहीं चलाना इसके अंदर फालतू का, सीधा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर एक्स, लिख करके ढोल बजा देंगे, लो जी आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलो थोड़ा सा और करते हैं। हमें कहा गया इस बार साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस के 7 सेक एक्स का अवकलज ज्ञात करो, अवकलज ज्ञात करो। थोड़ा सा बड़ा करा है सवाल, कुछ नहीं है, ठीक है ना। किसका निकालना भैया, d/dx निकालना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 7 सेक एक्स। अब ध्यान से देखो, हमने कहा था कि फंक्शंस अगर प्लस में होंगे, देखो ये वाले रूल दोनों के लिए अप्लाई होंगे, ऊपर वालों के लिए भी अप्लाई होंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो अवकलज का बीजगणित है। अवकलज कौन सा है इससे कोई मतलब नहीं, कौन से फलन का है। अवकलज के लिए अगर आप लोग इस तरीके की कंडीशन फंसती है कि नीचे प्लस है तो ऑपरेट कर देंगे अलग अलग सबको, माइनस है तब भी अलग अलग ऑपरेट कर देंगे, और ये नियम दोनों के लिए अप्लाई होंगे। दोनों के क्या लिए, 5 जो फंक्शन है सबके लिए अप्लाई होंगे। ये तो बीजगणित, ये तो याद रखना ही रखना है। और अभी इतना प्रैक्टिस में आ जाओगे, इसको मैं हटा दूंगा, तुम्हें याद अपने आप हो जाएगा।
तो इसका मतलब क्या है कि डी ओवर डी एक्स हम लोग निकालेंगे किसका, साइन एक्स का मेरे बेटे, प्लस डी ओवर डी एक्स निकालेंगे बेटे कॉस एक्स का, माइनस डी ओवर डी एक्स निकालेंगे सेक एक्स का, है ना। तो ध्यान से देखना है आप लोगों को, इज इक्वल डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है जी, प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ कोस एक्स साइन एक्स होता है जी माइनस का, माइनस देखो ये कांस्टेंट है, ये वाली स्थिति बन गई, के है, सेक क्या का मेरा जानकार है, बाहर निकालो, तो इसका मतलब 7 बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स किसका निकालेंगे हम लोग, सेक एक्स का निकालेंगे। तो अगली लाइन में आंसर लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 7 सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, और आंसर आ गया है, आंसर आ गया है। इस तरीके से आप लोग सवालों को देखेंगे, करेंगे प्यार से, आराम से सब चीजें समझ लेंगे, ठीक है ना। तो जरा फटाफट इसको आप नोट करें। अब मैं कुछ अलग चीजें और बताऊंगा, मैं इस चीज को हटा रहा हूं यहां से, ठीक है ना, इस चीज को मैं हटा रहा हूं पूरे को, तो ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं, ठीक है। अब मैं एक कलेक्टिव फॉर्मूला टेबल बना रहा हूं, कलेक्टिव का मतलब एक इकट्ठी फॉर्मूलों की एक टेबल बना रहा हूं, उसमें ये भेदभाव नहीं होगा कौन सा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आप उसको कह सकते हैं कि डी ओवर डी एक्स अगर आपको करना पड़ता है एक्स की घात एन का, तो आप एन एक्स की घात एन माइनस 1 लिखते हो। दूसरा फॉर्मूला अगर डी ओवर डी एक्स करना पड़ जाए, अवकलज निकालना पड़ जाए किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का, तो 0 लिख देंगे। फिर हमने पढ़ा है तीसरे फॉर्मूले में अगर डी बटे डी एक्स यानी कि अवकलज निकालना पड़े साइन एक्स का, तो बेटे कॉस एक्स हो जाएगा। इसको थोड़ा उधर लिखा जा सकता था, है ना, चलो लिख दिया तो लिख दिया यार। फोर्थ नंबर पे हम ध्यान देंगे कि डी बटे डी एक्स अगर कभी करना पड़ जाएगा कॉस एक्स का, तो माइनस का साइन एक्स होता है। और 5वें नंबर पे चलेंगे, डी बटे डी एक्स अगर करना पड़ जाए टेन एक्स का, तो बेटे याद रखें सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 6ठे नंबर पर डी बटे डी एक्स हमें करना पड़ जाए कभी कॉट एक्स का, तो माइनस के कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा। और 7th में हम लोग करेंगे कि डी बटे डी एक्स निकालना पड़ जाए कभी सेक एक्स का, तो वो होता है सेक एक्स और टेन एक्स। और 8वें नंबर पर डी बटे डी एक्स अगर आपको करना पड़ जाए कभी भी कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स का वो हो जाएगा माइनस के कॉसेक ऑफ एक्स और कॉट एक्स, ठीक है। तो ये ही फॉर्मूले यूज होने हैं, और बीजगणित वाला सिस्टम हमने अभी खत्म कर दिया है। और अब इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, 5 हो गए थे शायद, 6 हो गए थे, भी 5 हो गए थे, 6ठा लिख लो, नंबर अपने हिसाब से डाल लेना, मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ उसमें। मुझे कहा गया है x की घात 5 और साइन x दोनों गुणा में है, x की घात 5 इंटू साइन एक्स गुणा में है, का अवकलन ज्ञात करो, का अवकलन करो, अवकलन करो। चाहो तो आप इसे ये भी लिख सकते थे कि अवकलन ज्ञात करो, है ना। तो कैसे करेंगे भैया, डी ओवर डी एक्स करना है x की घात 5 और साइन x का, है ना। कहोगे गुरुजी लो क्या बात कर दी आपने, इंटू डी बटे डी एक्स ऑफ साइन एक्स, है ना। और कहोगे गुरुजी पहला फॉर्मूला लगाओ ना x की घात 4, दूसरा फॉर्मूला लगाओ ना cos x, ठीक है ना। खुश, मामला गड़बड़ा जाएगा भाई, कतई बेवकूफी, निहायती बेवकूफी वाली बात है, ऐसे नहीं होगा। ये अलग अलग तब होते थे अगर डी बटे डी एक्स को हम लोग अलग अलग तब करते थे, अलग अलग ऑपरेट तब करते थे जब प्लस हो या माइनस हो, गुणा के लिए अलग केस होता है। तो दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए हम लोग एक दूसरा फॉर्मूला, एक दूसरा नियम याद रखेंगे कि अगर दो फंक्शन डी ओवर डी एक्स ऑफ, नीचे लिख दूं, नहीं है लिखते हैं, मैं पहले फंक्शन को u कह दे रहा हूं, दूसरे फंक्शन को v कह दे रहा हूं, थोड़ा सा याद रखने में आसानी रहेगी आपको। जैसे इस फलन के अंदर पहले वाला ये u हो गया और ये v हो गया, तो क्या करेंगे, अगर दो फंक्शन u और v गुणा में आ जाए तो तरीका ये है लिखने का कि d ओवर dx करेंगे पहले। देखो इसमें एक नियम काम में आता है जो हमेशा याद रखने के लिए मैं यूज करता था,
कि एक को चखो बाकी को रखो, है ना। एक को चखो का मतलब आप पहले एक काम करो, आप पहले एक काम करो, v को जो का तू रख लो और आप अवकलन करके देख लो किसका, dx का, फिर लगाओ बीच में प्लस। इस बार u का जो का तू और अवकलन कर दो v का, तो ये नियम काम में आएगा। और ये नियम ना 3 भी गुणा में हो तब भी काम में आ जाता है, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तभी आपको 3 वाला बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं। तो u और v अगर गुणा में है तो इसको ऐसे करना है। देखो अप्लाई करते हैं, इसके अंदर अप्लाई करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं कि d हमने क्या कहा था, इसको u को उसको v को रखा जो का तू और चखा किसको, x की घात 5 को, प्लस 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 प्लस। इस बार x की घात 5 को रखा जो का तू d/dx ऑफ साइन x, है ना। जैसे टॉयलेट में जाते हैं ना, एक के बाद एक जाता है, जाना सबको ही है, पहले साइन x ने इंतजार करा, x की घात 5 टॉयलेट करके आया, है ना, और फिर x की घात 5 बाहर बैठा इंतजार करने, या जो भी समझ लो, और फिर किसने टॉयलेट करा, साइन x ने। तो मतलब बारी बारी से सब करेंगे, ऐसा कोई नहीं है कि बचेगा। तो ये नियम है, इस नियम के आधार पर हमें इस क्वेश्चन को करना है। अब छोड़ो आगे चलो, साइन x, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्मूला लग जाएगा कि n का मतलब 5 शुरू में और 5 माइनस 1, है ना आपके पास में, ये इसका अवकलन हो गया, प्लस x की घात 5 जो का तो साइन x का क्या होता है, cos x। तो यहां लिख देंगे हम लोग cos x, यहां लिख देंगे हम लोग cos x। इसको 5 को शुरू में लिख दो, 5 x की घात 4 ये वाला और साइन x, क्योंकि आप ये कोण है, ध्यान रखना, इसकी गुणा मैंने मत कर देना कभी, आप इसे लिख दो कि साइन 5x की घात 5, मतलब कैसे, इसको साइन x लिखा है यहाँ और यहाँ पे लिखा है 5x की घात 4, क्योंकि ये आपके पास नहीं आ जाएगा, आप कहोगे गुरुजी ये हो गया साइन 5, ये तो 5 है ही, और एक घात ये रखी जी, गुणा में हो गई घात 5। ऐसे काम कर दिया ना भाई साहब, मेरे सामने तो मत कर देना कभी ऐसे काम यार। ये कोण है, ये क्या है, ये कोण है, साइन 60 डिग्री गुणा 5, 5 का मतलब ये है इसके पूरे के गुणा में है, यानी कि 5 कहाँ लिखा जाएगा, शुरू में लिखा जाएगा। ध्यान रखना है इस बात का, ये बहुत छोटी छोटी है मगर मोटी बातें हैं। प्लस ये तो जो का तू x की घात 5 एंड cos x, बस भाई अब आप खुश हो सकते हो, आंसर आ गया है, ठीक है। अब आप खुश हो सकते हो कि आंसर आ गया है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, नंबर 7 डाल के, उसको कहते हैं, मान के चलो आपके पास में आ गया इसके साइन x इंटू कोस एक्स का कर लेते हैं। कोस एक्स का अवकलज याद करो या फिर अवकलन करो, इसमें लिखने में बड़ा कंफ्यूज हूं मैं, अवकलन ज्ञात करो। तो क्या करेंगे भैया, d/dx कर देंगे साइन x इंटू कॉस एक्स। अब भैया ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा भैया, तो क्या करेंगे cos x को जो का तू, ऐसा जरूरी नहीं है cos x ही बेचारा इंतजार करेगा, आप पहले sin x को भी इंतजार करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अवकलज निकालेंगे हम लोग sin x का एंड प्लस फिर sin x जो का तू और अवकलज निकालेंगे हम लोग cos x का। तो मेरे बेटे ध्यान से सुनो, cos x और ये होता है माइनस का cos x, फॉर्मूले से चेक कर लो, प्लस साइन x, अरे नहीं यार कैसी उल्टी बात कर रहा हूं, माइनस का थोड़ा ही होता है तो प्लस का ही होता है, साइन x इंटू ये होता है माइनस का साइन x। तो ध्यान से देखो, ये आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x, आंसर आ गया। चाहो तो आप थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी से जानते हो तो ये फॉर्मूला है cos 2x का, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, साइन x cos x का अवकलज ऐसे भी याद रख सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए इसको। इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए हमने कहा था कि जिसको भी हम लोग, जैसे हम करते थे d/dx हम y का करते थे तो उसको y डैश कह लेते थे, तो अब इसका मतलब d/dx अगर हम लोग u का करेंगे तो उसको u डैश कह देंगे, और d/dx अगर हम v का करेंगे तो उसको v डैश कह देंगे। तो इस हिसाब से इस फॉर्मूले को, इसका शॉर्टकट फॉर्म भी बना सकते हैं कि u और v का
अगर हमें डैश निकालना है, अवकलज निकालना है, तो इसका मतलब है v एज इट इज u का डैश प्लस u एज इट इज v का डैश। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, किताबों में ऐसे भी दे रखा होगा आपके यहाँ, समझ में आया ना। इस फॉर्म, इसका ये शॉर्टकट वर्जन है ना, ये शॉर्टकट वर्जन है। फटाफट जरा नोट कर लो बेटे इस क्वेश्चन को, फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं और संभवतः आपका ये 11th वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। बस एक चीज बची है, इसको जरा नोट कर लो, ठीक है। चलिए अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और फिर आपके सामने आपसे पूछूंगा कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, जितनी मैंने बताई हैं ठीक बातें आपको। तो जैसे मुझे कहा गया, एक क्वेश्चन दिया गया है, 8 नंबर डाल लेता हूं, उसको कहा गया x बटे 1 प्लस 10x, x बटे 1 प्लस 10x का अवकलज ज्ञात करो, का अवकलज ज्ञात करो, अवकलज ज्ञात करो, का अवकलज ज्ञात करो। तो बेटा क्या करना है, d बटे डी एक्स कर लेना है x बटे 1 प्लस 10x का, ठीक है। और ऐसा नहीं करना है कि साइन x का ऊपर कर दो और इसका नीचे कर दो, ऐसा नहीं करना है। जैसे एक नियम हमने गुणा के लिए पढ़ा है, ऐसा भाग के लिए भी हमें पढ़ना है। और वो नियम ये है कि अगर कभी भी फंक्शन, दो फंक्शन भाग में आ जाए, u बटा v मिल जाए, जैसे इस क्वेश्चन में ऊपर वाले फंक्शन को u कह लो, नीचे वाले को v कह लो, तो इसका अवकलज कैसे करेंगे, तो तरीका ध्यान रखेंगे। नीचे वाले का आप स्क्वायर करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, v का स्क्वायर करेंगे, नीचे वाला जो का तू ऊपर वाले का अवकलज माइनस ऊपर वाला जो का तू और नीचे वाले का अवकलज। बात समझ में आई। ये आपको फॉर्मूला याद रखना। मुझे तो ये बचपन में याद, बचपन में क्या, मुझे तो एकदम से याद हो गया जब मैं क्लास 11th में था, 12th में था। क्योंकि इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में अंतर क्या है, यहाँ पे माइनस लगाना, देखो है ना, माइनस लगाना बस बटे में वी स्क्वायर। इस माइनस की कीमत हमें वी स्क्वायर से देनी पड़ेगी, तो माइनस लगा दो, ऊपर वाले फॉर्म में माइनस लगा के वी स्क्वायर से भाग कर दो, ठीक है। इसका शॉर्टकट वर्जन भी हो सकता है, जैसे इसका लिखा था, यानी कि u बटे वी का अगर हम लोगों को अवकलज ज्ञात करना, डैश करना है, तो सीधी सी बात है v u डैश, है ना, माइनस u v डैश बटे वी स्क्वायर। तो ये शॉर्टकट वर्जन हो सकता है, ठीक है ना, आपके पास में। ओके, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर यही नियम हम लोग लगाएंगे। तो नीचे वाला फंक्शन जो है वो 1 प्लस 10x है, तो 1 प्लस 10x को क्या कह देंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। फिर इस नीचे वाले को ऊपर जो का तू लिखेंगे, 1 प्लस 10x को हम लिखेंगे जो का तू, देखो ना v है जो का तू, और अवकलन किसका करेंगे, अवकलन किसका निकालेंगे हम लोग, ऊपर वाले फंक्शन का x का, माइनस इस बार ऊपर वाला जो का तू ऊपर, अवकलन निकालेंगे हम लोग नीचे वाले का 1 प्लस 10x का, ठीक है मेरे बेटे। अब देखो ध्यान से, 1 प्लस 10x जो है, जो का तू, x का अवकलन कितना होता है, याद रख लो डायरेक्ट। इतनी छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। d बटे डी एक्स, एक्स का कभी भी निकालोगे तो 1 होता है, इसको हमेशा याद रख लो। चाहे करके देख लेना, इस वाले फॉर्मूले से 1 ही आएगा भाई, वो फॉर्मूला अप्लाई कर लो n माइनस 1 वाला, तो वही आएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स जो का तू, और हमने एक भी नियम पढ़ा, ये प्लस है बीच में, तो उस डी बटे डी एक्स को अंदर ले जाओ। तो डी बटे डी एक्स किसका करेंगे हम लोग, 1 का, प्लस डी बटे डी एक्स किसका करेंगे हम लोग, 10x का, और बटे में रखा जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखो 1 प्लस 10x जो का तू, क्योंकि ये तो 1 फर्क नहीं पड़ेगा, x इंटू, अब देखो 1 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, है ना। 0 प्लस 10x का होता है सेक स्क्वायर ऑफ x, और बटे में आ जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 10x माइनस x सेक स्क्वायर x बटे 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। अभी समझने के लिए आंसर इसका यहीं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो साइन कोस में खोल करके से और भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आप लोग अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं उस चीज को समझने के लिए आंसर यहीं छोड़ दें। तो उम्मीद करता हूं कि जितनी भी चीजें आपको बताई गई हूं, क्लास 11th की ये सब चीजें मैंने आपको बताई हैं। और क्लास 11th की अगर मैं किताब उठा लेता हूं, आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मेरे बेटे मैं बताता हूं आपको कहाँ से क्या करना चाहिए। आपको मैं आपको बताता हूं,
मैं आपको बता रहा हूँ, वेट करो जरा, वेट करो मेरे बेटे, वेट करो। एक्सरसाइज 13.2 है ना, और 13.2 में 9th क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लोगे। फिर आप लोग मतलब 9th 10th आप 13.2 13.2 एक्सरसाइज के केवल 9th क्वेश्चन क्लास 11 के अंदर आप ये काम कर ले बैठ के। क्लास 11 में जो 13.2 है उसके 2 क्वेश्चन करके देख लो सिर्फ, एक तो प्रश्न संख्या 9 और एक प्रश्न संख्या 11। इन 2 प्रश्नों को हल कर लोगे तो आपको क्लास 11th में ज़्यादा आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। क्लास 11th की सब चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी और आगे के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, वो कल नहीं आता। उम्मीद करता हूँ कि वो मैं कल ही शुरू करवा पाऊंगा। आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग उस जरूरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो आगे की तरफ हमें काम में आएगा। चलिए, धन्यवाद।